हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे में ना? चलिए आज मैं आप लोगों के सामने फिर से क्लास 9 की वीडियो नंबर 2 लेकर के हाजिर हूँ। और पिछले क्लास में जो मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन करा था, आज उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। पहले वाले वीडियो में तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से मैंने अपने इंट्रोडक्टरी फॉर्म को रखा था कि फ्रंट पेज में आपके किस तरह से वो एक सिनेरियो जो इमेज को आपको पूरी तरह से जो ब्लर जैसी सीन है या ट्रेलर जैसी सीन है वो पूरे कहानी को रखा गया था। अब मैं इसकी वीडियो 2 में आगे की स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं, पहली ही लाइन पे आपको देख रहे होंगे कि द स्ट्रगल टू सर्वाइव। किस तरह से स्ट्रगल सर्वाइविंग के लिए चल रही थी फ्रांस में, इससे रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ। चलिए स्टूडेंट, ईयर है 1715 की। अगर 1715 में अगर देखी जाए तो फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो लगभग 23 मिलियंस थी। लेकिन ईयर ऑफ 1789 आते आते, फिर से रिपीट कीजिएगा, रिपीट डेट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ईयर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीटेड स्टूडेंट की जो ईयर थे वो 1715 था। और इस 1715 में टोटल पॉपुलेशन थी 23 मिलियन। और वही आपका टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज होकर के 1789 में ये हो गया 28 मिलियंस। समझ सकते हो कि ये कितने 15 और यहाँ 89 में लगभग 5 मिलियन का आपका क्या है डिफरेंस है। यानी कि अगर एक बात और बताऊं कि यहाँ पे हिंदी बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2.3 करोड़ आपको मिलेंगे आपको डेटा। और यहाँ पे 1789 में 2.8 मिलियंस मिलेगी या करोड़ मिलेगी। ठीक है, तो 2.8 और 28 में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मिलियन है वो करोड़ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है उस पर। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो चीज़ों की जो डिमांड्स है वो काफ़ी हाइक होती जा रही है। जैसे यहाँ पे पाव रोटी था जो वहाँ के कॉमन लोगों का खान पान था, वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा था, महंगा होता चला जा रहा था। और लोगों को उसको भी पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने का ज़रूरत पड़ रहा था। आगे बात करेंगे मजदूरों का जो काम था, यानी कि जो लेबर्स थे उनके मालिक ये डिसाइड करते थे कि उनके ऑनरशिप कैसी होगी, वो काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये सब चीज़ों की जिम्मेवारी उनकी नहीं होती थी। एक बात याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है ना कि जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बहुत सही बैठती है स्टूडेंट। यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान में देखोगे कि जिनके हाथ में पावर था वो लोग ही इन चीज़ों को क्या करते थे, मूव करते थे, इनको चलाने का काम करते थे। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को अच्छे से, है ना। और तो और देखेंगे यहाँ पे जो कंडीशन ये है कि एक तो यहाँ पे जो कंडीशन है क्राइसिस का, है ना, पॉवर्टी का, वो काफ़ी ज़्यादा अपर हो चला है। मतलब इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये फैल चुकी थी। और इसको कम करने के जगह में यहाँ पे इन चीज़ों को फिनिश करने या फिर वहाँ के कॉमन पीपल को रिलैक्स करने के लिए वहाँ के जो किंग थी लुइस 16 के द्वारा कोई स्टेप लिया जाना था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी राहत के रिलेटेड कोई भी काम नहीं किए जाते हैं, कोई भी स्टेप्स नहीं ली जाती है। जिसके कारण यहाँ पे देखोगे कि मनमानी काफ़ी चलती है। और तो और यहाँ पे लोग तो ऐसे ही परेशान है ना, इतने से तो अपने में ही वो उब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। दूसरी की जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रही है उससे भी ज़्यादा इनको और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो किसी तरह से खाना खा ले रहे हैं, डिजास्टर की वजह से अब क्या हो रहा है कि वो उनमें भी वो अपने आप को डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, है ना। अगर अगर पैदावार की बात कर लें तो जैसे कि ओलावृष्टि आप लोग समझते हैं कि, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश का होना, ड्राई पड़ जाना, इन चीज़ों से क्या हो रहा था कि जो भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस की जा रही थी वो टोटल का टोटल ठप पड़ जा रहा था। और लोगों के डे बाय डे जो डेली लाइफ का जो शेड्यूल्स था, वो खाना पीना हो, कपड़ा पहनना हो, कहीं आने जाने का शौक है, ये सब चीज़ें ज़ीरो हो चली थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो स्टूडेंट की वहाँ की स्थिति दिनों दिन कितनी जर्जर होती जा रही थी। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे एक हेडिंग है 1.2 का। आप बुक में देखोगे तो एक डायग्राम के साथ उसको अच्छे से समझाया गया है। इसी चीज़ को मैं एक अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1.2 में कहता है कि हाउ अ सब्सटेंसेस क्राइसिस हैपेंस। मतलब उस टाइम जो था, ये जो कंडीशन था वो किस तरह से और ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए था या किस कारण से ये ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसको डायग्राम के माफी बताया गया है। आप देखोगे यहाँ पे बॉक्सेस के थ्रू कुछ डायग्राम्स किए गए हैं और एरो हेड डाउन किए गए हैं, है ना। इसमें देखोगे पहले वाले बॉक्स में लिखा है बैड हार्वेस्ट, है ना, बैड हार्वेस्ट लिखा गया है। दो बॉक्स खाली है और लिखा है द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय बेड, है ना, ब्रेड।
उसके बाद यहाँ पे 2 एरो डाउन होता है और यहाँ पे एक लिखता है कि डिजीज एपेडेमिक्स। एपेडेमिक्स देखेंगे, एपेडेमिक यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं स्टूडेंट की जिसके कारण लोगों के पुअरेस्ट होने का या फिर जो प्रोडक्शन हुआ कैपेसिटी खराब होने का। तो रीज़न क्या होता है कि एक तो वहाँ पे प्रोडक्शन की कंडीशन अच्छी नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं होने के बाद भी वहाँ पे जो एपेडेमिक्स हैं वो क्या हो रहे हैं, 1 बाय 1 अटैक कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन होनी थी वो तो हो नहीं पा रही है, ऊपर से इस तरह का डिजास्टर हो रहा है, वो उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दे रहा है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि एक स्पॉइलिंग कंडीशन यहाँ के लोगों के लिए बाय नेचर डिजास्टर कह सकते हो, या सेल्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फिर जो वहाँ के सिस्टम थे उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी सूट नहीं कर रहा था। हर तरह से बर्बादी ही बर्बादी थे वहाँ के पीजेंट्स के लिए, वहाँ के प्रोड्यूसर्स के लिए। तो यहाँ पे दूसरे डायग्राम में इसी एपेडेमिक को बताने का काम किया गया है कि किस तरह से ये हर तरह के सिचुएशंस में वहाँ के लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। आप समझ सकते हो कि आप अगर कल क्लास में आपके फ्रेंड ने किसी कारण से आपको गलती से थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, उसके बाद एक और फ्रेंड करे, आप समझ सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा पेनफुल आपके साथ ये कंडीशंस होगा, है ना। तो आप ये बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। अब ये तो भाई इनका डेली लाइफ का ये शेड्यूल था जो आए दिन इस तरह से डिस्टर्ब हो रहा था, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। थर्ड पॉइंट है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इमेजेस एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। इसमें देखिएगा कि किस तरह से जो डेली लाइफ का जो कंडीशन है ना, पहले अकाल आता है, अकाल आने के बाद एक से एक डिजास्टर्स के बाद क्या होते हैं कि वहाँ के सिस्टम और वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से इस पुअर क्लास को या थर्ड स्टेट को क्या करता है, इन चीज़ों की भरपाई के लिए जिम्मेवार मानती है ना। यहाँ का गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचता है कि जो फर्स्ट स्टेट के क्लास के लोग हैं वो क्या करें कि जो फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट जो कैपेबिलिटी रखते हैं कि बड़ी मात्रा में रेवेन्यू को दें और इस सारे गैप्स को कंप्लीट कर सके, इनके लिए जो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड जो भी आपदा प्रबंधन थी उसमें राहत बचाव काम करें, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया, जबकि उनमें ये चीज़ें एबिलिटी थी। लेकिन फाइनली वहाँ का किंगडम का जो डिसीजन था कि नहीं, ये सारे बर्डन थर्ड स्टेट वाले ही देखेंगे, यानी कि मिडिल क्लास वाले। एक्चुअली थोड़ा मिडिल क्लास की बात कर लें। मिडिल क्लास का एक कॉमन बात बता दो स्टूडेंट कि यहाँ का एक ऐसा क्लास जो मिडिल क्लास होते हुए भी थर्ड स्टेट के अंदर भी एक ऐसा क्लास सामने आता है जो बिल्कुल एजुकेटेड होता है। जैसे लॉयर्स की बात कर ले, मर्चेंट्स की बात कर ले, है ना, ये क्लास सामने आती है। और जब ये क्लास सामने आती है स्टूडेंट तो बता दूं कि इसमें बहुत सारे थिंकर्स का बहुत बड़ा बड़ा रोल देखने को मिलेगा आपको। और उस थिंकर में एक दो थिंकर्स का नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे जॉन लॉकी है ना, जीन जैक रूसो, कुछ ऐसे हैं, मॉन्टेस्क्यू, कुछ ऐसे थिंकर्स थे जो उस समय फ्रांस की सोसाइटी में हो रहे जो निरंकुशता थी या फिर ये कह सकती कि जो कमियां थी उनको कॉमन पीपल के सामने लाने का काम कर रहे थे। उन्होंने अपने बुक के थ्रू, यानी कि ये जो थिंकर्स थे वो क्या करते थे, वहाँ के सोसाइटी में जो चीज़ें घट रही थी उसको लाइव देने के लिए वो क्या कर रहे थे, बुक लिख रहे थे या फिर मैगजीन्स पब्लिश करा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि वो पब्लिश होकर के बाहर आ रहा था। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करनी है, पब्लिश होकर के तो बाहर आ रही है लेकिन वहाँ के पब्लिक क्या है, बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, अनपढ़ है। वहाँ के लोग, मैक्सिमम तादाद के लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि वो चाह करके भी इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। तो इन्होंने क्या रास्ता निकाला ये थिंकर्स कि आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप मत पढ़ो, ओके, आप क्या करो कि ग्रुप बनाओ और बैठ जाओ, ग्रुप में बैठो, हम जैसे लोग जो होंगे जो इनको पढ़ना लिखना आता है, समझना और समझाना आता हो, वो क्या करेंगे, बैठेंगे और उसी मैगजीन्स को या बुक्स को बोल बोल करके पढ़ेंगे उस ग्रुप में। तो उससे क्या होता था कि जो लोग सुन रहा है ना, जो ग्रुप सुन रहे हैं वो उन चीज़ों को समझ रहे हैं, कई बातें ऐसी हैं, सिचुएशन ऐसी हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर कोई अटेंडम अगर हमको रिएक्शन देना हुआ तो क्यों ना उस इमोशंस के थ्रू हम उसको निकालने का काम करें। तो इस तरह के जो मोटिवेशनल बातें थी कंट्री के फेवर में, वो जैसे जीन जैक रूसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, जॉन लॉके हो गए, ये क्या कर रहे थे, इन चीज़ों को भरपूर तरीके से अपने इस सारे बुक्स में या मैगजीन्स में देने का काम कर रहे थे ताकि लोग मोटिवेट हों ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो चीज़ें हो रही थी उसको वो क्या
करें, खुल करके एकदम विरोध करने के लिए सामने आ जाए और ये फील उनको करा दें वहाँ के गवर्नमेंट को, जस्ट लाइक लुई 16 को, कि ये पीपल वही पीपल है जो जाग चुका है, जिस पे आप राज नहीं कर सकते हो। उन लोगों के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, इन सारे कॉमन पीपल्स को सामने लाने के लिए, एकजुटता लाने के लिए, समान रूप से अपने अधिकार को पाने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे जॉन लॉके और जीन जैक जो रूसो हैं, उन्होंने अपनी बुक द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये बातें बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर करने का काम किया। उसी तरीके से आप देखोगे मॉन्टेस्क्यू साहब ने भी एक क्या किया था, एक बुक राइट किया था या रोट किया था, जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉस। स्टूडेंट, जो मैं बुक्स का नाम बोल रहा हूँ, राइटर्स का नाम बता रहा हूँ, VVI मीन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन चीज़ों को क्या करो, आप राइटर के नाम के साथ बुक का उनका जो है फॉर्मेशन या जो उनके द्वारा बुक लिखी गई है उसको आप क्या करो, लर्न करो। ओके, लर्न जरूर करोगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जॉन लॉके एंड जीन जैक रूसो ने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, राइट। एंड सेकेंड थी मॉन्टेस्क्यू की बुक जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये बुक था। और उन्होंने इसके कंसर्न में अपनी अभिव्यक्ति करी, उन्होंने अपनी बातों को रखने का काम किया है, वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग लोगों को ये बताने का काम किया गया कि सिस्टम क्या है, होना क्या चाहिए और आप में क्या चीज़ रिक्वायरमेंट रखने की ज़रूरत है जो वो आपके अकॉर्डिंग आपका काम करे, है ना। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के पर्पज से ये एनालिसिस करते थे और उनको वो बुक में इमोशंस के थ्रू, यानी कि इमोशंस लैंग्वेज में उनको पुट करके क्या करते थे, पब्लिश कराते थे, ताकि लोग पढ़ें तो उनके अंदर वो समान रूप से वही भावना सामने आए जो इस भावनाओं से उनको ओतप्रोत होना चाहिए, लोटपोट होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए देखिए, यहाँ पे एक बुक है मॉन्टेस्क्यू के द स्पिरिट ऑफ लॉज के बारे में। तो बताऊँ कि उन्होंने एक एडवाइजरी तौर पे, एक सजेशंस के तौर पे उन्होंने बताया कि जो हमारा सिस्टम है वो 3 भाग में या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए। जैसे पहला है द लेजिस्लेटिव, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा सिस्टम, वो उसमें लेजिस्लेचर का होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। फिर दूसरा एक्सिक्यूटिव का होना ज़रूरी है एंड थर्ड है जुडिशियरी सिस्टम का होना ज़रूरी है। ये मॉन्टेस्क्यू साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के लोगों को बताने का काम किया कि जो भी सिस्टम है उसमें ये 3 चीज़ें मूल रूप से होनी ही चाहिए, ताकि इस सिस्टम को काम करने में कोई कानून बनाने वाला हो, कोई कानून का पालन करने वाला हो और कोई उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने वाला हो कि ये जो चीज़ें या सिस्टम जो बनी हैं उसको आम जनता या नॉर्मल पीपल या कॉमन पीपल हम लोग कह सकते हैं, वो क्या करे, बहुत ही कंफर्ट तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सके और उनको वो सारे राइट्स, वो सारी चीज़ें, सेटिस्फैक्शन जैसी चीज़ें वो आम लोगों तक पहुँचे, ताकि उनको इस लॉ सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर पे फेथ हो, भरोसा हो। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इन लोगों ने क्या किया, ऐसे बुक्स का फॉर्मेशन किया, ऐसे सिस्टम का रिक्वायरमेंट करने का काम किया कि आप भी ऐसे सिस्टम का क्या करो, हम अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आकर के इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रखो, ताकि जब गवर्नमेंट इन चीज़ों को समझे तो उनको ये लगे कि जो हमने डिसीजन लिया, जो हमारे द्वारा आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है, वो किसी भी एंगल से सही नहीं है। अगर कुछ सही होता तो पीपल्स इतनी बड़ी तादाद में अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं आते। इन सारी बातों को इंडिकेट करने के लिए ये सारे फॉर्मेशंस को मिडिल क्लास के लोगों ने ये बिल्कुल एविडेंस के तौर पे एक मिरर के रूप में सामने लाने का काम कर दिया था। आगे एक पॉइंट मैं और बताऊं कि यूएसए, यहाँ पे आप देखोगे कि यूएसए का एक छोटा सा इवेंट है। आपको पता होगा कि यूएसए के अंदर में जो कंट्री आपका जो ब्रिटेन की जो कुछ कॉलोनीज थे, है ना, ब्रिटेन के जो कॉलोनीज थे वो क्या था कि यहाँ पर आकर के 13 कॉलोनीज के रूप में यहाँ के मार्केट में अपना कब्जा जमाए हुए थे। ऐसी स्थिति में अमेरिका भी चाह रहा था कि हम किसी तरह से इन चीज़ों से फ्री हों, है ना, लेकिन लास्टली आप देखोगे कि जो जैसा कि फ्रांस ने क्या किया था, इन कॉलोनी से लोन ले रखा था, है ना, इनकी भरपाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अमेरिका चाह रहा था कि किसी तरह से इनकी दास्ता से, इनकी गुलामी से आज़ादी पाई जा सके। तो लास्टली ये होता भी है कि यहाँ पे जो 13 कॉलोनीज थी वो यहाँ से स्किप होती है और एक मॉडल गवर्नमेंट के रूप में यूएसए जो है पूरी दुनिया के सामने एस्टेब्लिश्ड होती है। और ये एस्टेब्लिशमेंट ये दिखाने का काम करता है कि किस तरह से कोई कंट्री अगर अपने आप को ये चाह ले कि हम फ्रीली तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करें तो वो कर सकता है।
वहाँ का एक एक सिविलियन सिटीजन ये चाहे कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ का सिस्टम हो तो वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वी वांट जैसी चीज़ें हैं ना, नीड जैसी चीज़ें हैं, ये हम आपके जैसे लोगों से ही आती है। और हम बुद्धिजीवी लोग हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप भी पढ़ रहे हो इसी मकसद से पढ़ रहे हो कि आपके पास अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए जिससे ये लगे कि आपकी परेशानी बेकार की बढ़ाई जा रही है, तो आप अपने राइट्स को, अपने लिमिटेशंस को, ये सारी चीज़ों को आप जानो और उसका यूटिलाइज कैसे करना है उस समय पे ये प्रूफ करने का काम करो। बस यही जो कोशिश मैं बता रहा हूँ ना, यही कोशिश छोटी सी लगती है बात, लेकिन जानते हो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। बात कर रहा हूँ ईयर ऑफ 1789 की। उस टाइम में इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया गया था, लाने का काम किया गया था इन सारे दार्शनिकों के थ्रू, जिसको मैंने आपको बताया, जॉन लॉके, मॉन्टेस्क्यू, जीन जैक रूसो, कुछ ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने वहाँ के लोगों को इन चीज़ों को बखूबी तरीके से बताने का काम किया, जागरूक करने का काम किया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग मेनली इतनी ही चीज़ों को देखेंगे और इसके बाद जो इसका पार्ट 3 होगा उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तब तक स्टूडेंट आप लोग बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। अपने आदतों में अच्छी चीज़ों को शामिल कीजिए, अपने आप अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से विकसित करिए ताकि आपसे कोई और कुछ सीख सके, आप किसी का आइडल बन सको। इन चीज़ों को फोकस करते हुए अपने पढ़ाई पे पूरी लगन से लगे रहिए। शिव, बाय बाय एंड गुड नाइट।